ये दोनों जो बराबर दिख रहे हैं? हाँ हाँ नहीं हाँ। नहीं नहीं। तो अभी हम लोग गर्भ संस्कार विधि के ऊपर जानने की कोशिश करेंगे। ये डॉक्टर रेखा सिन्हा ने यह सवाल पूछा था कि गर्भ संस्कार विधि का और ज्योतिष का कुछ संबंध है क्या, और है तो फिर उसमें पुष्य नक्षत्र का विधान विशेष रूप में क्यों है। तो ये तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। देखिए ये इम्पोर्टेंट किस तरह से, ये अभी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि सर्वप्रथम तो गर्भ संस्कार का ज्ञान आज के कलयुग में कितने लोगों को है, ये एक यक्ष प्रश्न है। इट्स अ $1 billion क्वेश्चन दैट हाउ मेनी पीपल नो इन दिस एंटायर वर्ल्ड। मे बी 0.01% पॉपुलेशन नोज अबाउट दिस संस्कार विधि। क्योंकि वैसे भी 16 संस्कार जो भारतीय संस्कृति ने प्रदान किए हैं हमको, उसमें भी ये सर्वप्रथम संस्कार माना गया है गर्भ 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 विधान, क्या गर्भ संस्कार विधि। तो ये गर्भ संस्कार विधि की जरूरत क्या है? इनफैक्ट आज के कलयुग में गर्भ संस्कार विधि की जरूरत सबसे ज्यादा है। क्योंकि सतयुग में तो फिर भी मैक्सिमम परसेंटेज वाले लोग अच्छे गुण वाले, अच्छे चरित्र वाले होते थे। और उसके बाद जो त्रेता युग आया तो उसमें भी समझो कि 3 चरण थे धर्म के, तो उस वक्त भी गर्भ विधि या गर्भ संस्कार विधि का जो भी प्रयोजन था वो थोड़ा बहुत ही जरूरी था। उसके बाद द्वापर युग आया तो उस वक्त 50% तो जरूरी था ये विधि विधान का। लेकिन ये कलयुग में समझो मैक्सिमम जरूरत है। मेरे हिसाब से तो 95% या उससे भी ज्यादा जरूरत है गर्भ संस्कार विधि की। लेकिन किसी को न तो इसकी चाहत है, न तो इसका ज्ञान है। लोगों का ध्यान भी नहीं है कि गर्भ संस्कार की जरूरत है भी या नहीं है। लोगों को सिर्फ बच्चा चाहिए। गर्भ प्रेगनेंसी हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई तो यहाँ भागेंगे वहां भागेंगे, IVF करवाएंगे, कैसे भी करके बच्चा पैदा कर देंगे। लेकिन उनके मन में होता क्या है कि कैसा बच्चा चाहिए, कुछ होता भी है या नहीं। मेरे ख्याल से तो बहुत कम माता पिता ऐसे होते होंगे कि जिनके मन में ऐसा होता होगा कि मुझे ऐसा चरित्रवान, ऐसा गुणवान बच्चा चाहिए। ज्यादातर लोगों को एक शरीरधारी आत्मा चाहिए। हाँ, चाहे फिर वो बड़ा होके कैसा भी हो, उसका उनके उस परिणाम के प्रति उनका कोई ध्यान ही नहीं होता। उनको सिर्फ ये चाहिए कि एक बच्चा हो और वो हेल्दी हो, और वो क्या किसी भी तरह से पैसे कमाए और वेल्दी हो जाए, बस। ये ज्यादातर लोगों का ये मकसद होता है। तो आज के तारीख में उसका रिलेवेंस बहुत ज्यादा होने के बावजूद लोगों का ध्यान इसके ऊपर क्यों नहीं है? क्या लोगों के भोग ऐसे हैं? तो इस हाँ, हो सकता है लोगों के भोग भी ऐसे होंगे तो लोगों को सद्बुद्धि इतनी नहीं आ रही। इतने सारे गुरु लोग हैं, इतने सारे संत लोग हैं, सारे लोग बहुत सद्बुद्धि दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकाल रहे क्या? कितने लोग उसको ग्रहण करते हैं, कितने लोग उसको आचरण में डालते हैं, ये एक यक्ष प्रश्न हो गया। तो फिर लोगों का ध्यान कहाँ पर है? सिर्फ पैसे कमाने में। तो पैसे कमाना तो चलो अच्छी बात है, वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन पैसे कमाने के बाद वो बच्चा कैसा निकलता है, ये किसी ने सोचा है क्या? तो ये तो आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में प्रत्यक्ष देखा जा रहा है कि चाहे कोई बड़ी कंपनियों के मालिक हो, चाहे उसके चेयरमैन हो, चाहे बैंक के चेयरमैन हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई भी हो, किसी न किसी को किसी न किसी प्रकार के गलतियों से, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्या क्या उन्होंने किया है, लेकिन कईयों को रिजाइन होना पड़ा है कि नहीं रिजाइन होना पड़ा है। इतने बड़े होने के बावजूद, इतना नाम, इतना पद, इतना पोजीशन, इतना पावर, सब कुछ होने के बावजूद जब गलतियां होती है तो वो गलतियां क्यों होती है इसके ऊपर भी किसी का ध्यान शायद ही गया है। तो ये ध्यान नहीं जाने के कारण ही ये सब हो रहा है। तो अभी ये इट्स अ क्राई ऑफ द टाइम that everybody understand that which type of progeny one should have। यदि ये ध्यान नहीं है तो फिर जो भुगत रहे माँ बाप वो अपने आप भुगत रहे, क्योंकि उनका ये अज्ञान है, या फिर उनका ध्यान सिर्फ पैसे बनाने में ही है और कुछ नहीं है। तो ये फिर उनका भोग हुआ। ये फिर भी जब डॉक्टर रेखा ने ये सवाल पूछा है
तो मैं इसके ऊपर कुछ ज्ञान का प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। जब ये गर्भ संस्कार विधि का प्रयोजन क्या था कि बच्चा अच्छा भी हो, यम नियम सब जानता हो, योग के जो अष्टांग अंग है वो सारा जानता हो। आज के आप योगा टीचर देखो तो उनको ये सब थियरी मालूम है अष्टांग योग की, लेकिन जब उसका आचरण करने की बात होती है तो वो लोग सिर्फ प्राणायाम आसन तक जानते हैं, और लेक्चर कैसे देना ये बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे जैसा लेक्चर तो कोई दे ही नहीं सकता, हमारे जैसा बहुत क्या स्पिरिचुअल तो कोई हो ही नहीं सकता। हम लोग तो बहुत ही स्पिरिचुअल है, वो लोग चक्रा की बातें करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे योगा के बारे में, मेडिटेशन की भी बातें करेंगे। उनको लगता है कि हम तो सब कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हो ये आप अपने आप को ही नहीं पहचानते, आप अपने आप को जानते ही नहीं हो कि आप नियम नियम को ही पहचानो पहले। आपकी धारणा क्या है, आपका धैर्य क्या है, आपकी समझ शक्ति क्या है, यही नहीं मालूम आपको। तो आप जब खुद को नहीं जानते हो, खुद को नहीं पहचानते हो, तो फिर आप दूसरों को क्या समझोगे, दूसरों को क्या समझाओगे। तो गर्भ संस्कार विधि में यही है कि हर प्रकार की समझ वाला बच्चा पैदा हो। इसके लिए कहा जाता था कि पुष्य नक्षत्र में जो सर्व सिद्धिकर नक्षत्र है उसमें सबका यदि गर्भ संस्कार विधि हो तो बहुत अच्छा बच्चा पैदा होगा। लेकिन पुष्य नक्षत्र में पैदा होने के लिए भी उतने पुण्य चाहिए, उतने संस्कार चाहिए, उतने जन्मों का बहुत कुछ सत्कर्म चाहिए, उसके बिना उसमें जन्म नहीं हो सकता। यद्यपि पुष्य नक्षत्र में कोई वैद्य या आयुर्वेदिक डॉक्टर विधि कर भी दे तो भी यदि उसका सत्कर्म है तो ही वो एग्जैक्टली उसी नक्षत्र के हिसाब से उसका जन्म भी होगा, वरना उसके जन्म नक्षत्र के समय उसका जन्म भी आगे पीछे हुआ होगा आपको मिलेगा। उसका जन्म या तो 7वें महीने में हो जाएगा, या 8वें महीने में होगा, या 9वें महीने में भी, या थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, या फिर उस वक्त की जो ग्रह स्थिति होगी वो भी इस प्रकार की होगी कि जो उसके कर्म के अनुसार होगी। तो अभी यहाँ पर ज्योतिष का क्या संबंध है ये भी हमें जानने को मिलेगा कि व्यक्ति का जन्म होता है तो वो आत्मा का विषय है, तो गर्भ में कौन सी आत्मा आएगी। तो ये देखा जाता है कि जो आने वाली आत्मा है उसके संस्कार कैसे हैं, उसके गुण कैसे हैं, उसके कर्म कैसे हैं, उसके दोष कैसे हैं। अभी इसका कोई रिलेशन किस माता पिता के जीन्स के साथ, उनके स्वभाव के साथ बिठाया जा सकता है। ये कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और इंट्रिकेट सब्जेक्ट है कि माता पिता आत्मा के संस्कार उसके स्वभाव, और माता पिता के संस्कार उसके स्वभाव, फिर कम से कम पिछली 3 जनरेशन, यानी कि जो माता पिता बनने के इच्छुक व्यक्ति है वो, उनके फादर मदर और उनके भी फादर मदर, मतलब कि ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर, ये 3 जनरेशन तक हमारे ऊपर जेनेटिक इफेक्ट आती है। तो जीन्स के द्वारा ही तो हमारे में जो गुण आते हैं वो आते हैं ना, इसीलिए जो क्रोमोसोम उसको क्या बोलते हैं, गुण सूत्र बोलते हैं। तो ये गुण सूत्र क्या है, विशेष प्रकार के जो गुण होते हैं हमारे में वो गुण सूत्र उसमें आ जाते हैं। और पहले के जमाने में तो 7 जनरेशन तक की इफेक्ट आती थी, लेकिन अभी आज के जमाने में जब हमारा क्रॉप्स यानी कि अनाज जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से पैदा किया जाता है और फिर बाद में हम पॉल्यूशन वाले एटमोसफेयर में खाते हैं, तो हमारे जीन्स भी कमजोर हो गए हैं। इसलिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा 3 जनरेशन तक के जीन्स की इफेक्ट आती है। तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन बिठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से जब ये सब तीनों प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन परफेक्ट बैठते हैं तो वो कुदरत के कंप्यूटर के हिसाब से परफेक्टली वो आत्मा उसी फैमिली में जाती है। जो आदमी समझता है कि हमने सुपर कंप्यूटर बना लिया और आदमी के बुद्धि के हिसाब से सुपर कंप्यूटर आगे निकल गया। अरे भाई, आप इतने आगे निकल गए होते तो आपके हिसाब से जन्म भी धारण कर लिया होता। और सभी लोग फिर मल्टी बिलियनर के यहाँ पर जन्म क्यों नहीं लेते। कोई गरीब क्यों होता है, कोई अपंग क्यों होता है, कोई बीमार क्यों रहता है। किसी के पास बहुत पैसे हैं तो बीमार है, किसी के पास बहुत धन है तो उसका स्वभाव खराब है, वो अपने स्वभाव से ही दुखी है। तो ये सब कैसे होता है फिर। तो एक्चुअली सुपर कंप्यूटर का बाप हमारा जो कुदरत है वो है।
उधर माँ भी है बाप भी है। तो उसके हिसाब से जब हमारे कर्म के अनुसार जब कॉन्फ़िगरेशन बैठता है, उस प्रकार से नक्षत्र भी बैठता है, उस प्रकार से ग्रह भी ग्रह योग भी बैठते हैं, और अकॉर्डिंगली फिर हमें उस फैमिली में जन्म मिलता है। इस तरह से सब परफेक्टली बिठाया जाता है। अब जब आधुनिक विज्ञान के हिसाब से देखे जाए तो 267 प्रेग्नेंट वीमेन के ऊपर भी इसका रिसर्च किया गया था फॉरेन में। तो उन लोगों ने भी पाया कि जो भी माता पिता एक प्रेगनेंसी के दौरान लड़ते झगड़ते हैं और इमोशनली वो लोग चार्ज रहते हैं, फिर वो स्ट्रेसफुल रहते हैं, या तो फिर इन लॉज के कारण उनको तकलीफें होती है, या फिर वो अपने स्वभाव के कारण उनको जो ईर्ष्या द्वेष वैरभाव वगैरह जो छोड़ नहीं सकते हैं और वो उसी के विचार करते रहते हैं, तो वो भी फिर वो बच्चे में आते हैं। और उसकी वजह से बच्चों में कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स भी उनको पाए गए हैं, और कई प्रकार के मतलब जो भी इमोशनलिज्म होता है वो सब बच्चों में दिखाई देता है। आज के बच्चों में आपने पेशेंस देखी है क्या? उन लोगों में क्या सुसाइडल टेंडेंसी ज्यादा नहीं है क्या? थोड़ी बहुत तकलीफें आती है तो वो धीरज खो बैठते हैं, और कुछ लोग सुसाइड कर देते हैं। एग्जाम में थोड़े मार्क्स कम आ गए तो सुसाइड कर देते हैं। तो ऐसी तो समझ है आज के बच्चों में। तो ये इसका कारण कौन है? क्योंकि आजकल के माता पिता। तो इसके अलावा और भी 100 बेबीज के ऊपर, जो न्यूबॉर्न बेबीज थे, उनके ऊपर भी रिसर्च किया गया है। तो उसमें भी ये पाया गया है कि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम थी। इम्यूनोग्लोबुलिन नाम का जो हार्मोन है वो भी बहुत कम था। और जो माताएं इमोशनली चार्ज रहती थी, उनमें कॉर्टिजोल नाम का और कैटेकोलामाइन नाम का जो हार्मोन है वो जरूरत से ज्यादा पाया गया था। ये कॉर्टिजोल हार्मोन जब शुरू शुरू में सिक्रेट होता है, जब थोड़ा एक्सर्शन होता है, थोड़ा स्ट्रेस होता है, तो वो हमें बूस्टर के लिए कवर करता है, हमें हमारा डिफेंस करता है। लेकिन जब आदमी कंटिन्यूअसली एक प्रकार के हैबिचुअल पैटर्न में रहता है, मतलब में नेगेटिव हैबिचुअल पैटर्न में रहता है, तो उसका ये कॉर्टिजोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वो फिर नेगेटिवली चार्ज होकर उसका नेगेटिव इफेक्ट लाता है। अभी साइंटिफिकली स्पीकिंग भी जो हम लोग ब्रेन से सोते हैं, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के द्वारा ही पूरी बॉडी में चार्ज होता है। तो फिर ये परफेक्टली बैठता है कि जो गर्भ संस्कार विधि में कहा गया है कि आप इस प्रकार से माता पिता को तैयार करो। तो यहाँ पर गुरु और गुरुकुल का भी योगदान दिखाई दे रहा है कि पहले के जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, कुल गुरु हुआ करते थे। तो उनका फायदा क्या होता था कि वो लोग माता पिता को तैयार करते थे। जैसे कि बोलते हैं कि जब आपका खेत खलियान का जो जमीन है वो फर्टिलाइज होगी, तो उसमें जो आप बीज बोओगे तो उससे जो अनाज पैदा होगी वो क्वालिटी वाली होगी। नहीं तो फिर आजकल तो क्वांटिटी के ऊपर ही सब जा रहे हैं। तो क्वांटिटी तो हम देख ही रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में कैसी क्वांटिटी और कैसी क्वालिटी लोगों की हो गई है। तो जब लोगों का ध्यान बेस्ड अनाज पैदा करने में, अभी ऑर्गेनिक फूड पैदा करने में जा रहा है, और ऑर्गेनिक काऊ, हाँ आजकल गिर काऊ का बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है, और उसके ऊपर रिसर्च हो रहा है। लेकिन रिसर्च कहाँ होना चाहिए? ये सब तो रिसर्च अच्छा है, लेकिन बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च तो ह्यूमन बींग के ऊपर होना चाहिए था। उसके ऊपर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। हाँ, सारे लोग एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहते हैं, आक्षेप करते रहते हैं, खुद भी दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। तो यहीं पर गुरुकुल और गुरु का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आपके पास गुरु है तो आपको सद्बुद्धि मिलेगी, तो ये आपका बंधन नहीं होगा, नहीं तो आप अपने आप को ही बंधन में डालोगे। और ऐसी ही पैदावार यदि होती रही तो फिर मालिक ही भली करे। इसके अलावा जो डॉक्टर रेखा ने पूछा था कि क्या पुष्य नक्षत्र ही क्यों श्रेष्ठ माना गया है, तो मेरे हिसाब से तो पुष्य नक्षत्र को श्रेष्ठ मानना जरूरी नहीं है। क्योंकि वो तो विरल व्यक्ति होती है कि जो सर्वगुण संपन्न हो, ऐसी कोई व्यक्ति पैदा हो तो बहुत ही रेयरेस्ट और रेयर होती है। जबकि अपने आपको आपके जानकारी के लिए बताओ तो राम का जन्म किस में हुआ था? क्या पुष्य नक्षत्र में हुआ था? नहीं भैया,
राम का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था, और कृष्ण का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? पुष्य नक्षत्र में? ना भाई ना, उनका जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र में। और फिर गांधी जी का जन्म किस में हुआ था? पुष्य नक्षत्र में? नहीं भैया, उनका जन्म हुआ था स्वाति नक्षत्र में। और बुद्ध भगवान का जन्म भी हुआ था विशाखा नक्षत्र में। तो ये सब लोग क्या पुष्य नक्षत्र में पैदा नहीं हुए तो क्या महान नहीं हुए? अरे ये सब लोगों ने भी बहुत तकलीफें झेली थी। राम ने क्या किया था कि दशरथ राजा जो उनका उनके ऊपर श्राप था उसको दूर करने के लिए वो वहां पर कुल का ऋण दूर करने के लिए पैदा हुए। उनको 14 साल का जो वनवास करना था तो वो खुद गए और उनके पिता को ऋण मुक्त किया। नहीं तो ऋण मुक्त करने के लिए भी आती है, वो माता पिता को ऋण मुक्त करने के लिए भी पर्टिकुलर परिवार में पैदा होते हैं और उनके ऊपर उपकार करते हैं। और कुछ लोग अपनी आपके प्रमोशन के लिए पैदा होते हैं, जो क्या डिफिकल्ट परिस्थिति वाली परिवार में पैदा होना पसंद करते हैं, ताकि उनकी सहनशीलता बढ़े, उनका धीरज बढ़े, उनकी समझ शक्ति बढ़े। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जन्म लेने के पहले यह सब ध्यान में होता है, लेकिन जैसे बच्चा जन्म धारण करता है तो वैष्णवी वायु के संपर्क में आने से वो सब भूल जाता है। और ये भूल भुलैया में ऐसा पड़ जाता है कि उसको लगता है कि यार मैं कहाँ ऐसे परिवार में पैदा हुआ। हाँ, उसको लगता है कि यार मेरे माँ बाप ऐसे, मेरे भाई बहन ऐसे हैं, मेरे चाचा चाची ऐसे हैं। तो ये सब कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति ने खुद ने चॉइस की होती है कि मैं ऐसे परिवार में पैदा होऊंगा या होंगी तो मेरा डेवलपमेंट होगा। लेकिन वो भूल जाने से वो दुखी दुखी रहते हैं। तो ये याद कौन करवाता है? जो सद्गुरु होते हैं वही याद करवा सकते हैं, और कोई इस पृथ्वी पे आपको ये सब याद नहीं करवा सकता। और वैसे भी इवोल्यूशन तो आज का आधुनिक विज्ञान भी जानता है और मानता भी है कि ह्यूमन बीइंग का पर्पस क्या है? डेवलपमेंट, इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन तो जब सब लोग समझते हैं तो ये भारतीय संस्कृति का रहस्यमय योगदान है कि ये आत्मा का इवोल्यूशन कैसे होता है, मन का इवोल्यूशन कैसे होता है, ये जन्म के द्वारा भी होता है। इस प्रकार से गर्भाधान संस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। तो अभी इसके ऊपर किसी को और पूछना है तो पूछ सकते हैं। बाकी ये मेरे हिसाब से बहुत कुछ है इसमें, जिसको और जानकारी चाहिए पूछ सकते हैं। बताइए। नीरज भैया कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बहुत शॉर्टकट में लेकिन हो गया, मैं बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था। हाँ, अभी ज्यादा बोलेंगे तो बहुत दिन निकल जाएंगे। हम्म। तो कुछ पूछेंगे तो पूछो, और निकलेगा फिर। नहीं, क्या है, फिर विधि विधान में जाएगा ना। हाँ, विधि विधान में जाएगा। विधि या तो बहुत लंबी चौड़ी है, विधि अभी आम पब्लिक के लिए क्या बोले। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ तो उसमें है कि उसका कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, बहुत सारे कैलकुलेशन रहते हैं उसमें, तिथि, डेट, हर एक चीज। तो यस, उतना तो डिस्कस कर नहीं सकते हैं ओपनली, वो भी है। डिस्कस करें नहीं फिर वो कुदरत का कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का बाप है, वो सब करवा के नीचे आ जाता है सब लोग। आपको वो मधुकर का बात करने था। हाँ हाँ, तो इन्होंने अच्छा याद दिलाया कि एक्चुअली हमारा एक पेशेंट आ चुका है। वैसे कई पेशेंट आते हैं हर साल। तो वो लोग आईवीएफ वगैरह करवा के भी आए थे, तो उनको बच्चा नहीं होता था। तो फिर मैंने देखा कि उनके साथ क्या हो रहा था कि जब आईवीएफ करवाने की डेट आती थी तो उनका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट थी वो भी आगे पीछे हो जाती थी, और वो एक बार नहीं, हर बार ऐसा होता था। तो फिर वो आईवीएफ भी फेल गया। तो वो लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर वो लोग जब मेरे पास आए तो मैंने ये समझ गया, तो मैंने बोला कि चलो आपका हॉरोस्कोप आपके पास हो तो लाइए, वरना फिर मैं बनवा के देखता हूँ कि क्या कुछ ग्रह मान भी ऐसा है क्या कि जिसके हिसाब से मैं औषधि भी दे सकूं। क्योंकि आयुर्वेद में ग्रह बाधा निवारण का भी एक चैप्टर है। तो और गर्भ संस्कार विधि में भी उसका उल्लेख है। तो फिर वो साउथ इंडियन थे तो उन्होंने बोला हाँ भाई हाँ, हमें भी इंटरेस्ट तो है। तो फिर वो लोग ने मेरे से हॉरोस्कोप बनवाए,
और मैंने वो डिटेल में देखा तो मालूम पड़ा कि उनको संतान स्थान के साथ जो भी ग्रह पीड़ा युक्त थे वो सब ध्यान में आए। तो फिर उनको मैंने बोला कि आप सर्वप्रथम तो अपने ब्राह्मण के पास, अपने जो प्रामाणिक ब्राह्मण हो उनके पास इसके विधि विधान करवा लीजिए। और आयुर्वेद के हिसाब से भी मैं ग्रह औषधि, ग्रहों के भी विभिन्न प्रकार की औषधियां हैं, प्लांट्स भी है और नवरत्न भस्म भी है। नवग्रह रत्न भी उसको बोल सकते हैं, नवग्रह रत्नों की भस्म। तो उसके साथ साथ जो फिजिकल एलिमेंट्स है, फिजिकल सिम्टम्स है, उसकी भी मैंने दवाइयाँ दी। तो पूरा फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल और एस्ट्रोलॉजिकल सेटअप और स्पिरिचुअल सेटअप सब कुछ मैंने देखा और अकॉर्डिंगली मैंने दवाइयाँ दी। तो लोगों को आश्चर्य होगा और मेरे लिए भी आनंद आश्चर्य की बात थी कि उनको फिर प्रेगनेंसी भी ठहरी और बच्चा भी पैदा हुआ और इतना इंटेलिजेंट और इतना हेल्दी बच्चा था कि वो मुझे दिखाने को भी लेके आए थे। तो इस तरह से जो हमारे विज्ञान है, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे वास्तुशास्त्र हो, इसका यदि हम उपेक्षा न करें, उसका फायदा उठाए, तो फिर हम सही में इंटेलिजेंट हैं। वरना किस तरह के इंटेलिजेंट है वो तो हम आज की तारीख में सब देख ही रहे हैं। बोलिए। और अभी आई थिंक आध्यात्म पहलू तो ये है कि गर्भ संस्कार नॉलेज कितना, मेरे गांव में बहुत बड़े ज्योतिष थे, तो प्रैक्टिकली मैंने ये देखा है और उनका प्रिडिक्शन सही आता था। किंतु उनकी बेटी का विवाह हुआ तो 40वें साल में वो विडो हो गई। तो लोग सरप्राइज हो गए कि पूरी दुनिया की कुंडली मिलाने वाले ने अपनी बेटी की कुंडली नहीं मिलवाई थी। तो फिर काफी लोगों ने उनको पूछा तो वो बोले मैं क्या जवाब दूं कि किसी के साथ भी इसकी शादी होती पर इसके भाग्य में वैधव्य योग था। तो बड़ा ज्योतिष भी उस विधि के विधान को टाल नहीं सके। तो आई थिंक तुम गर्भ संस्कार नॉलेज तो होना चाहिए, किंतु आखिर में तो बच्चा वो ही आएगा कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है और जो आपस में लेन देन है। हाँ, पर कभी कभी फ्री विल, 20% फ्री विल जो काम करता है उसमें वो गेम चेंजर है। तो ये नॉलेज आई थिंक 20% फ्री विल जो गेम चेंजर है वो काम आ सकता है। और कुदरत ने इसीलिए 20% का गेम चेंजर गेम रखा है और वो बहुत पावरफुल गेम चेंजर है। वो 20% में इंसान क्या क्या कर जाता है। आज हमारे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है बिकॉज टुमारो वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट कमिटमेंट। तो आज हम थोड़े टाइम में ही वाइंड अप करते हैं। तो 20% फ्री विल का मैं आज आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगी और ये सारे टॉपिक को कवर कर जाता है कि अरुणिमा सिंह का नाम सबने, सिन्हा का नाम सबने सुना होगा, कि नहीं सुना तो आज बताती हूँ। बिकॉज आई लाइक टू रीड इंस्पायरिंग स्टोरीज, बिकॉज इमोशनली लोग तो हर कोई पृथ्वी पे आया है। आई थिंक गुरु भी कभी कभी अपने शिष्यों के, बच्चों के दुख सुन सुन के कभी भी उनको भी कभी कभी इमोशनली लो हो जाता होगा। तो अरुणिमा सिंह 2011 में वो एक मिडिल क्लास फैमिली की, शायद लोअर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, यूपी से, लखनऊ से वो कहीं दिल्ली जा रही थी और ट्रेन में, एग्जैक्टली दिल्ली जा रही थी कि नहीं मुझे याद नहीं है, पर ट्रेन में उसकी गोल्ड चेन किसी ने, रात का टाइम था, खींचने की कुछ चोरों ने कोशिश की और वो चेन उसकी माँ ने उसको गिफ्ट की थी। तो उसको बड़ी प्यारी थी और गोल्ड की वैल्यू नेचुरली लोअर मिडिल क्लास तो बहुत वैल्यू थी उसको। तो उसने वो चेन को पकड़ के रखा, फिर भी चोरों ने उसको खींचा तो और खींच के वो लोग भागे। तो ये भी उनके पीछे भागी और उसने बहुत कोशिश की अपने चेन को वापस लेने की, पर चोरों ने उसको चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। और उसका नसीब देखो कि वो ट्रैक पे गिरी और उसी टाइम ऑपोजिट साइड से ट्रेन आई और उसके पांव पे पे घूम गए और उसका पांव कट गया विथ एम्प्यूटेड लेग। वो काफी घंटे उधर पड़ी रही बिकॉज अंधेरा था, किसी ने नोटिस नहीं किया। आगे चल के ट्रेन को चेन से पैसेंजरों ने रोक, खींच के रोकने की कोशिश की, कोई गिरा, पर ये प्रोसेस में काफी घंटे बीत गए, बहुत खून उसका बह गया। बोलते हैं कि अंधेरे का टाइम था और ट्रैक पे थी तो चूहों वगैरह ने भी उसके कटे हुए पाँव को वो थोड़ा फ्लैश खाने, मतलब कुछ खाने आ गए थे, कीड़े भी काट रहे थे।
फिर उसको स्टेशन पे रेलवे पुलिस के द्वारा लाया गया। स्टेशन से प्रॉपर हॉस्पिटल में ले जाने के लिए भी काफी घंटे बीत गए, बिकॉज इट वाज स्मॉल स्टेशन। प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलते मिलते उसको बहुत टाइम बीत गया, तो उसका नेचुरली वो पाँव जोड़ नहीं पाया और उसको कट करना पड़ा, एम्प्यूट करना पड़ा। लोग उसको बड़े, जो भी हॉस्पिटल उसको देखने आते थे तो बड़ी उसकी लाचारी पे दया दिखाते थे कि बड़े बच्ची का जीवन बर्बाद हो गया, अभी कौन उससे शादी करेगा। पहला तो प्रश्न यही आता है, कौन शादी करेगा, अभी पूरा जिंदगी कैसे बिताएगी। दैट मोमेंट शी डिसाइडेड कि मैं बेचारा बन के नहीं जीऊंगी, मुझे लोगों की दया नहीं चाहिए, मैं अपना कुछ जीवन में करके दिखाऊंगी। और दैट मोमेंट के जब पाँव एम्प्यूटेड हो, प्रोस्थेटिक लेग लगने वाला हो, जयपुरी फुट नॉट इजी टू मैनेज, तो उसने उसी टाइम डिसीजन लिया था कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट पिक माउंट एवरेस्ट में सर करूंगी। और उसने सही में वो माउंट एवरेस्ट सर किया, ऊपर तिरंगा लहराया और उसको वर्ल्ड ओवर से इनविटेशन शुरू हुए। खुद ही स्पॉन्सरशिप उसने कलेक्ट की और खुद ही माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग ली और वहां तक पहुंची। तो ये एक लाइव एग्जाम्पल है कि जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम आए, वो उसके भाग्य में था कि ऐसी घटना घटी और उसका पाँव एम्प्यूट हुआ, पर उसके फ्री विल ने, उसने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना जागृत किया कि वो आज कहाँ से कहाँ पहुंच गई। आज मैं चित्रलेखा पढ़ रही थी व्हाट्सएप पे, उसमें भी एक सेरेब्रल पॉल्सी वाला लड़का, उसने माउंटेनियरिंग किया और कितने सारे अवार्ड्स लिए। तो हैंडीकैपनेस, फिजिकल हैंडीकैप वाले लोग भी कभी कभी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को जागृत करके ऐसे काम कर जाते हैं कि पूरी साबुत शरीर वाले भी नहीं कर पाते। तो इट इज बेसिकली 20% फ्री विल विच इज प्लेइंग अ रोल ऑफ गेम चेंजिंग। एंड गुरु ऑल्सो वर्क ऑन दैट 20% फ्री विल कि बेटा प्रारब्ध जो है सो है, जो गलतियां हुई उसको तो तुम्हें संवार नहीं है, आगे देखना है कि और गलती ना हो। किंतु ये 20% फ्री विल तुम ऐसे यूज कर जाओ कि ये तुम्हारा फाइनल जन्म हो और तुम कहां से कहां पहुंच सकते हो। एंड इट इज पॉसिबल फॉर एवरीबडी, देयर इज नो इम्पॉसिबल वर्ड इन द डिक्शनरी।